नमस्कार, मेरा नाम है मोहित चौबे और आप देख रहे हैं नॉलेज ब्रूक। नॉलेज ब्रूक में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कोर्स को स्टार्ट किया हुआ है और इस कोर्स में यह मुख्य रूप से जितने भी टीईटी एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब जितने भी शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह कोर्स जो भी ऑफिशियल सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, चाहे वह सीटीईटी का हो, केवीएस का हो, एमपीटीईटी का हो या किसी भी स्टेट टीईटी का हो, उसको ध्यान में रखकर आपके साथ प्रस्तुत किया जाएगा। अभी फ़िलहाल हम चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास जो इसकी पहली यूनिट है उसके अंतर्गत आने वाले तमाम बिंदुओं को कवर कर रहे हैं। यह हमारा 5वां लेक्चर है और अभी तक हम इसके पहले 4 बिंदुओं को कवर कर चुके हैं। हमारा जो 5वां बिंदु है या 5वां टॉपिक है वह है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया। ये मेरी प्रोफाइल है, आप मेरे क्वालिफ़िकेशंस और मेरी प्रोफाइल के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करें कि हम इस लेक्चर में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम मीनिंग और डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो सोशलाइजेशन है चाइल्ड डेवलपमेंट के दौरान, उसमें सोशलाइजेशन का क्या महत्व है और सोशलाइजेशन की क्या डेफिनेशन है। हम इसके कुछ फीचर्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि सोशलाइजेशन के फीचर्स क्या होते हैं, विशेषताएँ क्या होती हैं। फिर हम जानेंगे कि कितने प्रकार से लोगों का सामाजिकरण होता है। फिर हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो सामाजिकरण की प्रक्रिया करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम सोशलाइजेशन को समझें तो सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक आम व्यक्ति, एक साधारण कोरा इंसान सामाजिक प्राणी बन जाता है। मतलब जीवित जीव को एक सामाजिक प्राणी में बदलने की प्रक्रिया सामाजिकरण है। इसमें होता क्या है कि एक छोटा सा बच्चा है, हम उसको सामाजिक बनाते बनाते एक नेसेंट से, एक यंगर बेबी से लेके और एक एडल्ट तक का रोल सिखा देते हैं। हम जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, हम उसको उसके भाई बहनों के साथ व्यवहार करने की तालीम देते हैं कि अगर एक छोटे भाई ने गलती कर दी तो हम बड़े भाई से कहते हैं, नहीं बेटा तुम बड़े हो, तुम्हें अपने भाई को नहीं डांटना चाहिए। नहीं बेटा तुम बड़े हो या तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें इस चीज़ के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। तो जो ये छोटे बच्चों को धीरे धीरे उनकी एज के हिसाब से, समय के हिसाब से और डिमांड या रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों को एडल्टहुड की तरफ ले जाना या फिर बड़प्पन का एहसास दिलाना और समाज में रहना सिखाना, यह सामाजिकरण है। यह एक सतत प्रक्रिया है, मतलब इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जब आप बच्चा पैदा होता है तब से लेके बच्चे के, मतलब व्यक्ति के मरने तक सामाजिकरण होता रहता है। हर एक जीवन के सोपान में आपको नई नई परिस्थितियों के साथ अपने आप का सामाजिकरण करना पड़ता है। यह चलता रहता है, मतलब आज हम किसी को सामाजिकरण सिखा रहे हैं, हम किसी से सामाजिकरण सीख रहे हैं और अगली जनरेशन में यह कोई और व्यक्ति हमें सामाजिकरण सिखाएगा या हम किसी और को सामाजिकरण सिखाएंगे। मतलब हर जनरेशन में आपको सामाजिकरण देखने को मिलेगा। हमने अपने माता पिता से, अपने अभिभावकों से लिया है, हम अपने आगे इसको अपने बच्चों में, अपनी संतति में इसको आगे ट्रांसमिट करेंगे। चलिए एक छोटी सी डेफिनेशन समझते हैं कि जब व्यक्ति अपनी एज में जब बढ़ता रहता है, जब उसकी ग्रोइंग एज रहती है, तो द ग्रोइंग इंडिविजुअल लर्न्स द हैबिट, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड बिलीफ्स ऑफ द सोशल ग्रुप इनटू विच ही हैज़ बीन बॉर्न। मतलब व्यक्ति अपने वृद्धि के क्रम में जिस सामाजिक समूह की आदतों को लेता है, जिसमें वह है, उन सामाजिक समूह की आदतों को लेता है, उस सामाजिक समूह के दृष्टिकोण का आत्मसात करता है, सामाजिक समूह के मूल्यों और विश्वासों को सीखता है। मतलब कुल मिला के आप जिस परिवेश में हो, जैसा कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, मतलब जो सामाजिक समूह जिस प्रकार के मूल्यों, आदतों, दृष्टिकोणों को मानता होगा, उस प्रकार के उस सामाजिक समूह के जो नवजात बच्चे हैं वो धीरे धीरे जैसे बड़े होते जाएंगे, उनमें वो मूल्य, आदतें और दृष्टिकोण विकसित होते जाएंगे। इसको हम सामाजिकरण की प्रक्रिया को हम कई आधारों पर समझ सकते हैं। एक ग्रामीण परिवेश का सामाजिकरण अलग हो सकता है, एक शहरी परिवेश का सामाजिकरण अलग हो सकता है, एक अमीर परिवार या अमीर सोसाइटी का सामाजिकरण अलग हो सकता है और एक गरीब तबके के लोगों का सामाजिकरण अलग हो सकता है। वहीं सामाजिकरण को हम बौद्धिक आधार पर देखें या फिर हम एजुकेटेड और अनएजुकेटेड सोसाइटी के आधार पर देखें तो पढ़े लिखे समाज का सामाजिकरण अलग होगा और एक अनपढ़ या कम पढ़े लिखे समाज का सामाजिकरण अलग होगा। तो सामाजिकरण को हम कई सारे आयामों में समझ सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं, जिसमें से एक है हाइटन और हंट की डेफिनेशन। हाइटन और हंट कहते हैं सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस वेयर बाय वन इंटरनलाइज, मतलब आत्मसात करेगा द नॉर्म्स ऑफ हिज ग्रुप। जो हमने पीछे बात करी उसको ये थोड़ा सा और कम शब्दों में कह रहे हैं कि जो भी, जैसे ये सब मानदंड ही हैं, मतलब चाहे वो सामाजिक समूह की आदतें हों, दृष्टिकोण हों, मूल्य हों, ये सभी मानदंड कहलाते हैं। तो जो समाज है, जिस समाज से वो व्यक्ति बिलोंग करता है, ताल्लुक़ रखता है, उस समाज के मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण है।
आगे सांस्कृतिक आधार पर एक परिभाषा दी गई जो दी पीटर वॉर्सले ने। पीटर वॉर्सले कहते हैं एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, मतलब एक जनरेशन से अगली जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी संस्कृति है उसके संचरण की प्रक्रिया ही सामाजिकरण है। कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन थी, एक छोटा सा प्रश्न बनाने का प्रयास किया है कि हु सेड द सोशलाइजेशन एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, संस्कृति के प्रसारण की प्रक्रिया के रूप में सामाजिकरण किसने कहा है। तो अभी हमने देखा कि पीटर वॉर्सले ने यह बात कही है। चलिए अब हम आगे देखें कि सामाजिकरण की विशेषताएं क्या हैं या फीचर्स क्या हैं। मतलब सामाजिकरण है समाज में, इसलिए सामाजिकरण की प्रक्रिया के लाभ क्या हैं, हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले यह क्या करता है कि बुनियादी अनुशासन को शामिल करता है, मतलब इनकलकेट्स द बेसिक डिसिप्लिन। किसी भी समाज में किसी भी परिस्थिति में एक बुनियादी अनुशासन आवश्यक होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको हम सिखाते हैं कि बेटा आपको ऐसे खाना खाना चाहिए, आपको अपने खाने की चीज़ को बहुत संभाल के रखना चाहिए, उसको ज़मीन से उठा के नहीं खाना चाहिए। आपको किसी भी चीज़ को, बच्चों से हम कहते हैं कि मुंह में नहीं देना चाहिए। आपको किस तरीके से बैठ के खाना चाहिए, आपको हाथ से खाना चाहिए, किस चीज़ को आपको स्पून से या चम्मच से खाना चाहिए। फिर हम उसको ये डिसिप्लिन सिखाते हैं कि परिवार में किन लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, बहन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कहाँ जाया जाता है, कहाँ नहीं जाया जाता है, क्या चीज़ गंदी होती है, मतलब क्या चीज़ एक्सेप्टेबल होती है, क्या नॉन एक्सेप्टेबल होती है। हम बच्चों के मन में धीरे धीरे अच्छी बुरी चीज़ों के बारे में, समाज के मानदंडों के बारे में एक अंदर ही अंदर धीरे धीरे जाने अनजाने में क्या करते हैं, एक अनुशासन विकसित करते हैं। अब बालक जानता है कि पिता के सामने हमें जिद करनी है लेकिन बदतमीजी नहीं करनी। बहन के साथ जो व्यवहार किया जाएगा या भाई के साथ जो व्यवहार किया जाएगा वो कहीं ना कहीं बहन के साथ किए हुए व्यवहारों से अलग हो सकता है। खैर, मैं यो जेंडर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और वो आप धीरे धीरे खुद समझ जाते हैं। वो जब आप जेंडर सोशलाइजेशन समझेंगे, आगे देखेंगे कि जो लिंग के आधार पर सामाजिकरण होता है, तो तब आप अभी जब हम टाइप ऑफ सोशलाइजेशन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये बात मैंने क्यों कही। ठीक है, चलिए, हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। अब सामाजिकरण इस प्रकार से महत्वपूर्ण है कि मानव के व्यवहार को भी वो कंट्रोल करता है। नियंत्रित किस प्रकार करेगा, क्या व्यवहार आपको कहाँ प्रदर्शित करना है, कहाँ नहीं करना। आप जो जिद अपने माँ बाप से कर सकते हो, आप रोड चलते किसी आम इंसान से नहीं कर सकते। यह एक व्यवहार के नियंत्रण की बात है कि आपको अपनी जो व्यवहार है, आपके आवेग और संवेग हैं, उनको आपको नियंत्रित करके चलना है। आपसे होमवर्क नहीं हुआ, आप घर में परेशान होकर जिद कर सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं, लेकिन क्लासरूम में तो आपको होमवर्क दिखाना ही है ना। ऑल दो होमवर्क आपको खुद करना चाहिए और मदद लेना अलग बात है, लेकिन आप टीचर से तो नहीं कह सकते कि सर ये आपने होमवर्क दिया था, आप ही ये करवा दो। हाँ, आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है तब आप हेल्प ले सकते हैं। तो आपको टीचर के साथ वही बात करनी है, लेकिन आपका बिहेवियर अलग होगा, और आपको घर में माता पिता के साथ भी वही बात करनी है तो आपका बिहेवियर अलग होगा, आपकी वॉइस टोन अलग होगी, आपका जिद करने का, आपका अपनी बात को मनवाने का तरीका अलग होगा। ठीक है, सोशलाइजेशन इज़ रैपिड इफ़ देयर इज़ मोर ह्यूमैनिटी अमॉन्ग द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब ऐसा देखा जाता है, क्योंकि सामाजिकरण, हम मानव का सामाजिकरण देख रहे हैं, और मानव के सामाजिकरण में अगर मानवता अच्छी है तो व्यक्ति का सामाजिकरण उतना अच्छा होगा। कहने का मतलब यही है कि अगर हमने देखा कि आपके छोटे बालक को, जिसको हम जैसे देखें अच्छे से अपब्रिंगिंग मिल रही है, उसको घर में प्यार करने वाले लोग हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है, तो अब उससे जो छोटे भाई बहन आएंगे उसको वह उन्हीं प्रकार का प्रेम देगा। वह अपने छोटे भाई बहन के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, उनके साथ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, उनको उतना ही अफेक्शन और प्रेम देगा। साथ ही छोटे भाई बहन तो अलग बात है, जब उसकी अगली जनरेशन आएगी, जब उसके बच्चे होंगे, तो जो व्यवहार, जो अच्छा व्यवहार उसके माता पिता से उसे मिला है, या जो अच्छा एटमॉस्फियर उसके आसपास के लोगों से उसे मिला है, वह अपनी अगली जनरेशन को वही एटमॉस्फियर देने का प्रयास करेगा। मतलब अगर जितना ज़्यादा मानवता जितनी ज़्यादा अधिक होगी किसी समाज में, उतना ज़्यादा उस समाज में जो भी बच्चे हैं, जो भी बड़े होंगे, तो उतने ज़्यादा सामाजिकरण के साथ बड़े होंगे। सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है औपचारिक, एक होती है अनौपचारिक। जैसे आप घर आए तो आपकी माँ ने कहा बेटा खाना खा लो, तो यह बिल्कुल अनौपचारिक बात है, आपकी इच्छा है, आप तुरंत खा लोगे। लेकिन आप अगर किसी बाहर जाते हैं, किन्हीं रिलेटिव्स के यहाँ, किसी फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं, वो कहते हैं कि बेटा खाना खाओगे, तो अब ये औपचारिक प्रश्न हो सकता है
कि वो खाना खा रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप खाना खाओगे। आपकी अब परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि आपको वहाँ खाना खाना है अथवा नहीं खाना। मतलब जिन बातों के लिए आपको सोचना ना पड़े, जो बातें क्या बोलते हैं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर ऐसा प्रभाव ना डालें कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। मतलब घर के साथ जो आपके निकटतम संबंधियों के साथ जो रिश्ते होते हैं वो अनौपचारिक होते हैं, वहाँ पे आपको इस बात का ध्यान नहीं रखना पड़ता कि ये बिहेवियर हमें करना चाहिए या नहीं। मतलब मैं उन तमाम नॉर्मल बिहेवियर्स की बात कर रहा हूँ, खाना हुआ, पानी पीना हुआ, या कहीं बैठ के बात करना हुआ, कहीं बैठ के आप किताब पढ़ना हुआ, कुछ अच्छी बुरी जो कन्वर्सेशंस हैं वो आपस में शेयर करना हुआ। लेकिन वहीं जो फॉर्मल चीज़ें क्या हो जाती हैं वो औपचारिक। जैसे आप अपने टीचर को एक एप्लीकेशन लिखते हो छुट्टी की, एक छोटा बालक अपने शिक्षक को, अपने क्लास टीचर को छुट्टी की लीव की एप्लीकेशन लिखता है, तो वह एक औपचारिक है, क्योंकि वहाँ वह औपचारिकता निभानी पड़ेगी उसे। वह घर पे बोल सकता है कि मम्मी आज मेरा जाने का मन नहीं है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे बुखार है, और वो बिना घर पे एप्लीकेशन दिए रुक सकता है। लेकिन क्योंकि वह एक अनौपचारिक मतलब एक औपचारिक संस्था है, तो आपको औपचारिक संस्था के साथ एक औपचारिक व्यवहार निभाना पड़ेगा। तो जैसी संस्था होगी उस प्रकार का आपका ये सोशलाइजेशन हो जाएगा, सामाजिकरण हो जाएगा। आप अगर विद्यालय में हैं तो वहाँ आपको उसी उद्देश्य से भेजा गया है कि आपको औपचारिक शिक्षा मिले कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और जो शिक्षा आपको विद्यालय में मिलेगी उसकी आप प्रैक्टिस करोगे अपनी सोसाइटी में, अपने परिवार वालों के साथ। तो सामाजिकरण जो है औपचारिक और अनौपचारिक दो माध्यमों से होता है। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं सोशलाइजेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। बिल्कुल ये बात हम कई बार बोल चुके हैं और हर बार बोली जा सकती है कि जो सामाजिकरण है वह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जन्म से व्यक्ति का सामाजिकरण होना शुरू होता है। मतलब जब वो सबसे पहले जन्म से आंखें खोलता है तो उसको अपनी माँ के साथ जो अफेक्शन, जो प्रेम उसका धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, और उसके बाद जीवन में तमाम लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन जो होता है, और अंततः जब तक हम कहते हैं कि फ्रॉम बर्थ टू टॉम, कब्र तक जब तक वो जाता है, हर व्यक्ति का सामाजिकरण अलग अलग परिस्थितियों में चलता रहता है। चलें तो कुछ क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन है कि स्कूलों और कॉलेजों में प्रत्यक्ष शिक्षा और शिक्षा का तरीका किस प्रकार का सामाजिकरण होगा? औपचारिक सामाजिकरण होगा, अनौपचारिक सामाजिकरण होगा, पुनः सामाजिकरण होगा, या व्यावसायिक सामाजिकरण होगा? अभी हमने देखा कि विद्यालय हम किसी उद्देश्य से ही जाते हैं कि औपचारिक रूप से हमें सामाजिकरण होने की शिक्षा मिले कि समाज में क्या चल रहा है। तो अलग अलग विषय होते हैं, हम भाषा पढ़ते हैं, हम विज्ञान पढ़ते हैं, या और भी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, सहपाठ्य सहगामी क्रियाएँ होती हैं, तो उन सब के माध्यम से हमें एक फॉर्मल सोशलाइजेशन होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। चलिए देखें कि कितने प्रकार से सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण जो बालक है उसका मुख्य रूप से तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन ही होता है। मतलब प्राथमिक और माध्यमिक, या इसको हम द्वितीयक सोशलाइजेशन कह सकते हैं, सामाजिकरण कह सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ और सामाजिकरण की प्रक्रियाएं हैं, जैसे वयस्क सामाजिकरण या एडल्ट सोशलाइजेशन। मतलब जब व्यक्ति वयस्क होता जाता है उसके जीवन में बहुत सारे रोल, बहुत सारी भूमिकाएं जुड़ती जाती हैं, और उन भूमिकाओं के आधार पर व्यक्ति का सोशलाइजेशन या सामाजिकरण होता है। फिर आया एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, मतलब प्रत्याशात्मक सामाजिकरण। मतलब आप जिस चीज़ की प्रत्याशा या इच्छा रखते हैं उस पर्टिकुलर भूमिका में या रोल में आप उस संस्कृति को सीखते हैं और उसमें ढल जाते हैं। फिर आया रीसोशलाइजेशन, मतलब पुनः सामाजिकरण। मतलब आप एक सामाजिकरण स्थिति को छोड़ के किसी नई सामाजिकरण स्थिति में प्रवेश करते हैं, तो वह एक रीसोशलाइजेशन की प्रक्रिया है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के सामाजिकरण हो सकते हैं, जैसे ग्रुप सोशलाइजेशन, जेंडर सोशलाइजेशन, या रिलीजियस सोशलाइजेशन। तो ये तमाम सामाजिकरण को हम इन्हीं में समावेशित करके समझ सकते हैं, और कहीं ना कहीं यह जो हम आगे जो 5 पार्ट देखने वाले हैं इन्हीं का हिस्सा हैं। चलें सबसे पहले हम देखें कि प्राथमिक सामाजिकरण या प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो आमतौर पे किसी भी आम व्यक्ति का जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है या प्राथमिक सामाजिकरण है वह परिवार से शुरू होता है। मतलब परिवार एक अपने आप में एक समाज होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोगों का समूह होता है, और परिवार की जो दिनचर्या है, परिवार के जो रीति रिवाज हैं, उससे व्यक्ति का सामाजिकरण होना प्रारंभ होता है। वहीं वो अपनी भाषा सीखता है, उसका वहीं संज्ञानात्मक विकास होता है। परिवार के सही गलत के मानदंडों, परिवार की रीति सोच विचारों के आधार पर लोग ये डिसाइड करते हैं कि संज्ञानात्मक रूप से क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है। संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव शब्द की डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर्स में समझी है, यहाँ मैं संज्ञानात्मक शब्द को समझाने में समय नहीं लूँगा। उसके बाद आगे बात करें कि जो
व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया है वह परिवार से ही, किसी भी व्यक्ति की परिवार से ही शुरू होती है। मतलब बालक किस प्रकार से आगे जाएगा, अगर बालक एक सुलझे हुए पढ़े लिखे या एजुकेशन जो क्षेत्र के परिवार से संबंधित है तो उसमें उसी प्रकार की वैल्यूज़ का, उसी प्रकार के नॉर्म्स का डेवलपमेंट होगा। अगर किसी क्रिमिनल फैमिली से संबंधित है जहाँ पे व्यक्ति को बार बार किसी प्रकार के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को देखना पड़ रहा है तो उसका धीरे धीरे व्यक्तित्व थोड़ा सा क्रिमिनलाइज होने लगेगा, मतलब आपराधिक होने लगेगा। चलिए, जो दूसरा सामाजिकरण है उसको हम कह सकते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन, द्वितीयक सामाजिकरण या माध्यमिक सामाजिकरण। यह जब व्यक्ति घर से निकल के जो भी आसपास के वातावरण है उसके प्रभाव में आता है। वह प्रभाव हो सकता है उसके विद्यालय का, उसके पीयर ग्रुप मतलब उसके सहपाठी है, उसके जो भी साथ में रहने वाले लोग हैं उनका। तो उनके तत्काल प्रभाव से, जो बाहर से आने वाली प्रभावों की वजह से और एक्सपीरियंसेस की वजह से, अनुभवों की वजह से व्यक्ति का सामाजिकरण होता है वह माध्यमिक या सेकेंडरी सामाजिकरण होता है। इसमें जो काम व्यक्ति ने, जो अनुभव व्यक्ति ने घर के परिवेश में हासिल नहीं किए, उनसे कुछ अलग हटके अनुभव होते हैं। घर के लोगों से समावेश तो उसका बचपन से ही बनने लगता है, लेकिन नए लोगों के साथ समावेशित होने की उनकी शक्तियाँ, व्यक्ति की शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं और उसका सामाजिकरण होने लगता है। यहाँ पे उसका संस्थागत या औपचारिक सेटिंग के माध्यम से भी सामाजिकरण होता है। मतलब अगर किसी संस्था का हिस्सा बन जाता है कोई व्यक्ति, तब भी उसका जो द्वितीयक सामाजिकरण है वह होता है। उसके बाद वयस्क सामाजिकरण या फिर एडल्ट सोशलाइजेशन। तो आमतौर पर वयस्क सामाजिकरण को हम ऐसे समझते हैं कि जब व्यक्ति बड़ा होता जाता है तो उसके जीवन में कुछ नई भूमिकाएं जुड़ती जाती हैं, जैसे कि वह किसी संस्था में कर्मचारी हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, कोई पत्नी हो सकती हैं, ठीक है। इस प्रकार व्यक्ति में कुछ नए रोल जुड़ जाएंगे और वयस्कता के आधार पर, नए नए अनुभवों के आधार पर अब उनके पास नई जिम्मेवारियाँ होंगी और उनके निर्वहन के साथ जो भी उनने प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिकरण के चरणों के दौरान नहीं सीखा, वो तमाम चीज़ें वह वयस्क सामाजिकरण या एडल्ट सोशलाइजेशन के दौरान सीखेंगे। तो बालक इन सब चीज़ों की छठा जो एक एक्सपीरियंस है वह अपने परिवार के लोगों से भी लेता है। वह देखता है कि पिताजी के कुछ अलग रोल हैं। आप देखते हैं कि अगर वर्किंग वुमेन है घर में, मतलब माताजी अगर किसी बालक की गृहिणी के अलावा कहीं बाहर काम करने भी जाती हैं तो उनके सामाजिकरण, उनके सोशलाइजेशन की प्रोसेस भी वो देखते हैं। इसके साथ ही वह दादा दादी के जो भी घर में महत्व हैं उनको देखते हुए एक उम्र के हिसाब से जो मुखिया का कह सकते हैं कि एडल्टहुड में, वयस्क सामाजिकरण में जो मुखिया की भूमिका कई बार घर के बुजुर्ग मतलब दादा या दादी निभाते हैं, तो उनके आधार पर भी वो वयस्क सामाजिकरण को बचपन से ही कहीं ना कहीं देखते हैं। लेकिन उसका उनको प्रत्यक्ष अनुभव जब उस फेज में वो पहुंच जाते हैं तो तब जब उस पोजीशन पर पहुंचने के बाद, उस जगह पर पहुंचने के बाद ही होता है। उसके बाद आया प्रत्याशात्मक सामाजिकरण। लेकिन अब देखिए, प्रत्याशात्मक क्या है? मतलब आप किसी चीज़ को करने की जब प्रत्याशा करते हैं, मतलब प्रत्याशा मतलब किसी चीज़ को के साथ ढलने की आप इच्छा रखते हैं। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा समूह में शामिल होने की प्रत्याशा के साथ एक समूह की संस्कृति को सीखते हैं। मतलब जैसे अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आप एक आम इंसान से, जो आपका डेली रूटीन है, उससे एक आर्मी के रूटीन में आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करते हैं। मतलब आपकी प्रत्याशा थी कि आप एक आम इंसान से और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और ज़्यादा अनुशासनात्मक जो आपकी दिनचर्या है उसको जिएं। जैसे कि एक व्यक्ति की स्थिति या समूह की उचित मान्यताओं, मूल्यों और मानदंडों को सीखते हैं, जिसकी वह इच्छा करता है वह सीखता रहता है और अपनी नई भूमिका में वह सीखता है कि उसे कैसे कार्य करना है। मतलब जैसे जैसे एक आर्मी में कोई व्यक्ति भर्ती होता है तो वह वहाँ का डिसिप्लिन सीखेगा, वहाँ पे उठने बैठने, खाने पीने का तरीका सीखेगा और धीरे धीरे वह इन सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए उन भूमिका में अपने आप को समावेशित कर देगा। चलिए, अगला जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वह है पुनः सामाजिकरण। यह मुख्य रूप से उन परिस्थितियों में किया जाता है जब कोई व्यक्ति जो पुराने सामाजिकरण की विधियां हैं उनसे वह असंतुष्ट है या फिर उसका जो तरीका है सामाजिकरण का वह सुधारने योग्य है। तो पुनः सामाजिकरण पूर्व व्यवहार पैटर्न को छोड़कर नए जीवन में भागीदार, मतलब नए जीवन को शुरू करने का तरीका है। और जिस नए जीवन को या भूमिका को व्यक्ति शुरू कर रहा है उसके संदर्भ में तमाम संस्कृतियों को, उसके संदर्भ में तमाम मान्यताओं को स्वीकार करने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए, जब एक अपराधी एक पुनर्वास होता है, मतलब उसको रिहेबिलिटेट किया जाता है, तो वह अपने पुराने जो आपराधिक जीवन है उसको छोड़कर एक मौलिक जीवन की शुरुआत करता है। तो यह कहलाता है पुनः सामाजिकरण। एक प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति सेना में शामिल हो जाता है तो वह किस तरह से सामाजिकरण से गुजरेगा? मतलब बिल्कुल एक आम आदमी अपनी जो आम दिनचर्या है उसको छोड़कर सेना की दिनचर्या और सेना के सामाजिकरण को अपनाएगा तो उसका पुनः सामाजिकरण भी होगा।
प्रत्याशात्मक समाजीकरण मतलब एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। बिल्कुल, व्यक्ति ने अपनी प्रत्याशा से, अपनी इच्छा से जो सेना के कल्चर है, सेना के रूल्स एंड नॉर्म्स हैं, उनको सीखने की प्रत्याशा रखी है, तो उसका प्रत्याशात्मक समाजीकरण भी होगा। और एडल्ट सोशलाइजेशन मतलब अब वो एक वयस्क व्यक्ति है और एक वह सेना जो सैनिक है उसकी भूमिका निभाएगा, इसलिए उसका वयस्क समाजीकरण भी होगा। तो इस प्रकार ये जो हैं तीनों प्रकार के समाजीकरण उस व्यक्ति के या जो सैनिक हैं उनके हो सकते हैं। अब कुछ एजेंट होते हैं, कुछ घटक होते हैं समाजीकरण के, जैसे कि धर्म। बिल्कुल, धर्म एक बहुत बड़ा घटक होता है। कोई भी व्यक्ति के जो आचरण है, कोई भी व्यक्ति का व्यवहार धर्म पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है और आधारित होता है। धर्म के आधार पर ही लोगों की मान्यताएं, लोगों के खान पान के तरीके, लोगों के रीति रिवाज निर्भर करते हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति का सामाजिकरण होता है कि कोई लोग हिंसा पसंद करते हैं, कुछ लोग हिंसा से बहुत बचते हैं। फिर आएगा सबसे महत्वपूर्ण तो फैमिली ही है, कि सबसे पहले व्यक्ति का जो सामाजिकरण है वह उसके परिवार से ही आरंभ होता है। और हर व्यक्ति का जो पहला जो विद्यालय है और जो पहला गुरु है वह फैमिली में ही मिलता है। पहला गुरु मतलब माता और पहला विद्यालय मतलब आप परिवार से ही सबसे पहले कुछ नया सीखते हैं। फिर परिवार के जस्ट बाद, बिल्कुल तुरंत बाद ही आपको मिलते हैं आपके साथी, और आप अपने पीयर्स से जो आपने परिवार में नहीं सीखा और कुछ नए लोगों के साथ समायोजित करना आप अपने जो पीयर्स हैं, जो आपके साथी हैं, उनके साथ सीखते हैं। फिर बालक जाता है विद्यालय और विद्यालय में उसको मिलता है शिक्षक। तो शिक्षक जो उनको शिक्षा देते हैं और विद्यालय का जिस प्रकार का एटमॉस्फियर होता है, तो विद्यालय परिवेश और शिक्षक की शिक्षा के आधार पर बालक का सोशलाइजेशन होता है। यहाँ पे शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि शिक्षक ही वह मूल्य और जो भी समाज को बृहत रूप से देखने का जो नज़रिया है वह शिक्षक ही प्रदान करता है। और एक बार तो जब बालक बाल्यावस्था में होता है और वह शिक्षक पे इतना निर्भर होता है कि अगर शिक्षक का मत आपके अभिभावकों से, बालक के अभिभावकों से मत से मैच ना करे या टकराए, तो वह शिक्षक के मत को अधिक वरीयता देता है। फिर बात आएगी मास मीडिया। आजकल हर बालक लगभग 10 साल की उम्र तक सोशल मीडिया पर आ जाता है और सोशल मीडिया में वह जो भी देखता है उसके आधार पर उसका सामाजिकरण होना आरंभ हो जाता है। अब यह अभिभावकों की और शिक्षकों की जिम्मेवारी होती है कि बालकों को इस बात के लिए निर्देशित करें कि उनको किन चीज़ों को मास मीडिया के माध्यम से ग्रहण करना चाहिए और अथवा किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, किन विचारों को आत्मसात करना चाहिए और किन विचारों को रिपेल करना चाहिए, खुद से दूर रखना चाहिए। जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वह अपने कार्य क्षेत्र में प्रवेश करता है। और जब कोई भी इंसान, कोई भी बालक बड़ा होने के बाद कार्य क्षेत्र पर जाता है तो परिस्थितियाँ काफ़ी बदल जाती हैं और कार्य क्षेत्र के हिसाब से जो प्रोफेशनल सोशलाइजेशन होता है या जो हम कह सकते हैं वर्क सोशलाइजेशन, उसके अनुसार व्यक्ति का जो सोशलाइजेशन है कार्यक्षेत्र पर भी एक अलग प्रकार का सोशलाइजेशन होता है। मतलब अगर एक व्यक्ति किसी बिजनेस फर्म में काम कर रहा है तो उसकी मानसिकता लगभग जो व्यावसायिक है वह हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति वकील या वकालत कर रहा है तो उसका सोशलाइजेशन, समाज को देखने का नज़रिया एक वकील की तरह हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति सिपाही है तो उसका सामाजिकरण धीरे धीरे एक सिपाही के नज़रिए से ही समाज को देखने का हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आपको सामाजिकरण से संबंधित, मतलब बालकों के सामाजिकरण से संबंधित, साथ ही उसमें परिवार, मित्र और शिक्षकों की भूमिका को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक कर जाएं, और बिल्कुल अगर आपको यह पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करते हुए इसकी वजह भी लिखें। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी जिनको ऐसे वीडियोज़ की आवश्यकता है उन तक ये वीडियो पहुँच सके। और बने रहिए इस नॉलेज ब्रूक के चैनल के साथ, ताकि ऐसे ही तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।